गुड इवनिंग बच्चों, द हैंस एकेडमी में आपका भरपूर स्वागत है। आज शुरुआत करने वाले हैं 10th के भूगोल, जिसका पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उसका उपयोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उसका उपयोग, है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संसाधन का महत्व क्या है ना। तो संसाधन के महत्व को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि संसाधन क्या होता है ना। तो जो है ना, मानव की आवश्यकता को पूर्ति करे वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है ना। और दुनिया का प्रत्येक वस्तु क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि दुनिया के प्रत्येक वस्तु क्या है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसलिए क्या है, वो संसाधन है ना। तो दुनिया का प्रत्येक वस्तु क्या है, संसाधन, समझ गए। अब देखिए उसका महत्व क्या है ना, कि संसाधन का महत्व क्या होता है, वही ना बता रहा है कि संसाधन का महत्व क्या होता है ना। तो संसाधन के महत्व को जो है ना ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मानव को एग्जाम्पल लीजिए कि मानव एक संसाधन है ना। मानव क्या एक संसाधन है ना। और आप भी जानते हैं कि प्रत्येक मानव में जो है गुण अलग अलग होता है ना। कुछ का गुण कम होता है, कुछ का गुण अधिक होता है ना। या काबिलियत कहिए या गुण कहिए, वही है। तो जिस मानव में जो है, जिस मानव में जितना अधिक गुण होगा, जितना अधिक गुण होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही महत्व होगा, है ना। तो देखिए, प्रत्येक मानव में अपना अपना गुण है, अपना अपना काबिलियत है ना। और उतना ही महत्व दिया जाता है, जितना गुण होगा उतना महत्व होगा। उसी प्रकार से जो है किसी वस्तु में भी जिस वस्तु का जितना गुण होगा, जितना काबिलियत होगा, उसमें उसका उतना ही महत्व होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, संसाधन क्या है ना। पहले बताइए कि मानव जीवन में जो है उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। और संसाधन के उपयोग करके ही मानव अपने जीवन को क्या बनाता है, बेहतर बनाता है। और वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, कोयला का उपयोग मानव करता है ना, करता है ना, बिजली उत्पादन में या खाना बनाने में, अनेक कार्यों में करता है। पेट्रोलियम का उपयोग करता है, जल का उपयोग करता है। मानव ही एक दूसरे का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए क्या है, ये सब संसाधन है। ठीक है, अब आगे देखिए संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण जो किया गया है, कुछ चीज को आधार बना करके किया गया है ना। जैसे यहां पर है ना, उत्पत्ति को जो है आधार बनाकर संसाधन को विभाजित किया गया है। जो है ना, उत्पत्ति के आधार पर जो है ना संसाधन के दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग है, एक जैव है और एक अजैव है। जो है ना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्ग में, जैव और अजैव। देखते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है। तो यहां पर है जैव संसाधन क्या है ना। तो देखिए, वह संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होती है और उसमें सजीव होने के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। यहां पर एक शब्द है कि जैव मंडल क्या है, जैव मंडल, है ना। तो जैव मंडल उसको बोलेंगे जहां पर क्या है, जीवन संभव हो, है ना। जिस स्थान पर क्या है, जीवन संभव हो, जीवन संभव हो, उसे क्या कहेंगे, जैव मंडल। ये नहीं कि वहां पे सिर्फ मानव ही रह सकता है, ये नहीं, पेड़ पौधा या जानवर, कोई भी जीवित वस्तु जो क्या है सांस ले सके,
वो सारे के सारे जिस स्थान पर आते हैं उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, जैव मंडल कहेंगे। ठीक है, तो वह समझ गए कि वह संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होती है और उसमें सजीव होने के सभी लक्षण मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मानव है ना, पशु, वनस्पति, मत्स्य, कोई भी जानवर हो सकता है, पेड़ पौधा हो सकता है, पशु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आगे है अजैव संसाधन, है ना। अजैव संसाधन क्या है, तो वह संसाधन जिसमें निर्जीव होने के सभी लक्षण मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। अब देखिए चट्टान, चट्टान में क्या जीवन संभव है, चट्टान में कभी जीवन संभव है, नहीं है। और इसमें क्या है, जीवित होने के लक्षण मौजूद है, निर्जीव होने के लक्षण मौजूद है। कौन है, निर्जीव होने के लक्षण मौजूद है, इसलिए क्या है, ये अजैव संसाधन। अगर जीवित होने के लक्षण मौजूद होते तो क्या होते, जैव संसाधन होते, है ना। इसमें निर्जीव होने के लक्षण मौजूद है, इसलिए क्या है, अजैव संसाधन है। धातु, धातु में भी क्या है, निर्जीव होने के लक्षण मौजूद है। खनिज में भी क्या है, खनिज में क्या है, निर्जीव होने के लक्षण मौजूद है, इसलिए क्या है, ये अजैव संसाधन है ना। अब आगे देखते हैं, अब उपयोगिता के आधार पर, है ना, उपयोगिता के आधार पर जो है ना संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन और एक है अनवीकरणीय संसाधन, है ना। उपयोगिता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में। कौन कौन से है, तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब है नवीकरणीय संसाधन को देखते हैं, है ना। तो वह संसाधन जिसमें मानव भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त करते हैं तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, है ना। वो संसाधन है, पहले से वो संसाधन है जिसमें क्या है, हम भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा हम उसे चेंज करके एक नया संसाधन बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, है ना। जैसे क्या है, सौर ऊर्जा, है ना। सौर ऊर्जा है ना, सूर्य के प्रकाश भी एक क्या है, संसाधन है, हम उपयोग करते हैं ना, सूर्य के प्रकाश के उपयोग करते हैं, तो भी एक क्या, एक संसाधन है। लेकिन हम उसे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सोलर पैनल बना करके जो है, सोलर बनाते हैं ना, तो उसमें भौतिक प्रक्रिया लगाते हैं, भौतिक प्रक्रिया लगा करके हम सोलर बनाते हैं और उससे क्या करते हैं, एक सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा, हवा एक क्या है, हवा एक संसाधन है ना। और उससे हम एक ऊर्जा बनाते हैं, विद्युत बनाते हैं, है ना, भौतिक प्रक्रिया के द्वारा। तो वो क्या है, पवन ऊर्जा भी एक क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। जल, जल भी हम लोग बना सकते हैं, है ना, वन भी बना सकते हैं, तो क्या ये नवीकरणीय संसाधन है ना। अब आगे देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, वह संसाधन जिसकी विकास जो है लंबी अवधि में हो, जटिल प्रक्रिया के द्वारा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में क्या है, लाखों वर्ष लग जाते हैं, इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और ये एक बार उपयोग होने के बाद जो है समाप्त हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन क्या एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है ना। पेट्रोलियम का एक बार हम उपयोग कर लेंगे, उसके बाद दोबारा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, वो समाप्त हो जाता है। और पेट्रोलियम को जो है बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है ना। अब आगे देखते हैं, देखिए अब स्वामित्व के आधार पर
बांटा गया है। किसको? संसाधन को स्वामित्व के आधार पर। और स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, है ना। अब देखते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। देखिए, व्यक्तिगत संसाधन क्या है? वह संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो और वह उसके बदले में सरकार को क्या है? कर देता हो, टैक्स देता हो, तो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे आपका घर है ना, जमीन है, घर जो है जमीन पर बना होगा, उसके बदले आप सरकार को क्या करते हैं? टैक्स देते हैं। जैसे घर है ना, जमीन भी एक क्या है? संसाधन है ना। और उसके बदले वो एक क्या है? व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति के पास ही है। ये नहीं कि वो उस पर पूरा समाज का हक है, उस पर सिर्फ एक व्यक्ति का ही हक हो सकता है। या तो पापा के पास हो, या दादाजी के पास हो, या आपके पास हो, लेकिन किसी एक ही व्यक्ति के पास हो सकता है ना। तो घर, बगीचा, जायदाद, तालाब आदि हो सकते हैं, है ना। ये सब घर एक व्यक्तिगत संसाधन, बगीचा एक व्यक्ति के पास ही होता है, एक जायदाद या तालाब एक जमीन का टुकड़ा होता है ना, जिसके बदले हम लोग सरकार को क्या करते हैं? टैक्स देते हैं और वो हम अपने पास रखते हैं। देखिए, आप सामुदायिक संसाधन क्या है? नाम से ही पता चलता होगा कि सामुदायिक संसाधन क्या है। वह संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में हो और इसके बदले क्या है? एक अधिकार क्षेत्र में हो और इसका उपयोग क्या है? एक समूह के लिए होता हो, तो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, है ना। देखिए, जैसे मंदिर क्या है? एक सामुदायिक संसाधन है ना। ये समूह के लिए उपयोग होता है। अपने बना भी लेता है, लेकिन अपने घर के अंदर की एक मंदिर, उसको मंदिर नहीं बोला जाता, वो अपने पास में रखा जाता है। जैसे खेल मैदान क्या है? एक सामुदायिक संसाधन है ना। पार्क क्या है? एक सामुदायिक संसाधन है। तालाब में कोई भी जाता है, पार्क में कोई भी जाता है, खेल मैदान में कोई भी जा सकता है, मंदिर में कोई भी जा सकता है। ये एक समूह के लिए उपयोग होता है ना। इसलिए एक सामुदायिक संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन है ना। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या है? वह संसाधन जिस पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार का क्या है? अधिकार हो, तो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, है ना। जैसे खनिज क्या है? एक राष्ट्रीय संसाधन है। जंगल, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। इस पर क्या है? खनिज पर क्या है? या तो केंद्र सरकार का अधिकार होगा या राज्य सरकार का अधिकार होगा। जंगल पे केंद्र सरकार का अधिकार होगा या तो राज्य सरकार का अधिकार होगा। राष्ट्रीय उद्यान पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा या राज्य सरकार का अधिकार होगा। इसलिए ये सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है ना। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? वह संसाधन जिस पर किसी एक देश का अधिकार न होकर अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास अधिकार हो, तो उसे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए, वह संसाधन जिस पे किसी एक देश का अधिकार ना हो, किसी देश का अधिकार ना हो, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास अधिकार होता है, वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे देखिए जैसे ये देश भारत का निचला हिस्सा है ना। भारत का निचला हिस्सा है और जो तट रेखा है, ये तट रेखा हो गया। तट रेखा से 200 किलोमीटर तक, तट रेखा से 200 किलोमीटर तक क्या है? 200 किलोमीटर तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आर्थिक
आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। और इसके बाद के जो हिस्सा होगा और इसमें संसाधन अगर कोई प्राप्त होता है, कोई भी संसाधन, पेट्रोलियम हो या मछली पालन ही हो, कोई भी संसाधन हो, वो सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। वो किसी एक देश का उस पर अधिकार नहीं है, उस पर प्रत्येक देश का अधिकार है, दुनिया के प्रत्येक देश का अधिकार है। तट रेखा से मात्र 200 किलोमीटर तक क्या है, जितना संसाधन होगा वो सारे के सारे भारत के पास होगा। 200 किलोमीटर से तट, भारत के ही तट रेखा से। अगर दूसरा देश है, अगर यहाँ पे अगर जापान है, अगर यहाँ पे जापान है, तो जापान के भी तट रेखा से 200 किलोमीटर तक क्या है, आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। 200 किलोमीटर तक ही। और 200 किलोमीटर के बाद के जो भी संसाधन होगा वो सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और उस पर अधिकार किसका होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास अधिकार होगा। ठीक है। अब देखिए, विकास के आधार पर संसाधन को भी 4 भागों में बांटा गया है। विकास के आधार पर भी संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन और चौथा क्या है, संचित कोष संसाधन। देखिए, संभावी संसाधन किसे कहते हैं, वह संसाधन जो किसी खास क्षेत्र में मौजूद हो और उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज है ना, हिमालय क्षेत्र में हमें पता है, सबको पता है कि वहां पे खनिज है, लेकिन हम लोगों के पास क्या है, उतना टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम क्या है, हिमालय क्षेत्र से खनिज निकाल सकते हैं। लेकिन जितना का खनिज नहीं होगा उतना हमें लागत पड़ जाएगा, तो निकालने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां से नहीं निकालते हैं। ये भविष्य में अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो है, कम लागत करके हम लोग निकाले तो एक फायदा होगा। इसलिए जो है ना, हिमालय क्षेत्र का खनिज जो है एक संभावी संसाधन है। ठीक है। विकास के विकसित संसाधन क्या है, वह संसाधन जिसका उपयोग शुरू हो चुका हो और उसका मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण कर लिया गया हो, तो उसे विकसित संसाधन कहते हैं, है ना। जैसे जल, मिट्टी, जंगल, खनिज। देखिए, ये संसाधन है ना, हम इसका विकास शुरू हो चुका है, इसका विकास क्या है, शुरू हो चुका है ना। इसकी गुणवत्ता और मात्रा हमें पता है। पानी क्या है, पानी या जल कहिए, उसकी गुणवत्ता और मात्रा हम लोगों को क्या है, पता है। मात्रा एक सीमित मात्रा में जल है ना। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी संसाधन हो, कोई भी दुनिया में कोई भी संसाधन है, उसका उपयोग जो है ना नियोजित तरीका से किया जाए। उसका उपयोग क्या है, नियोजित तरीका से किया जाए। नियोजित तरीका से किया जाए, ताकि जो है ना भविष्य के लिए भी वो संसाधन बचा रहे। जल का संसाधन हम उपयोग अगर कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अभी आप सुनते होइएगा कि कहीं कहीं पे क्या है, कल सूख जाता है, चापाकल वो क्या है, सूख जाता है। तो हम लोगों के पास ये जल की अभाव है ना, हो रहा है ना धीरे धीरे। तो इसकी गुणवत्ता और मात्रा क्या एक सीमित मात्रा में है। देखिए, मिट्टी का भी हम लोग उपयोग अधिक मात्रा में हम लोग करने लगे, तो इसकी भी क्या है, गुणवत्ता घट जाएगी, मात्रा घट जाएगी। जैसे अफ्रीका का रेगिस्तान, भारत में ही देख लीजिए, राजस्थान में हम लोग उतनी बड़ी मात्रा में हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं, तो क्या अभाव है। जंगल से क्या है, जंगल रहेगा तभी हम लोग ऑक्सीजन निकाल पाएंगे वहां से,
है ना। तो जंगल को अगर हम साफ कर देते हैं, ये फायदा तो होगा कि भाई जंगल के काट करके क्या करें हम लोग, बेच करके पैसा निकाल ले, लेकिन भविष्य में जो है ना ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, इसीलिए हम लोग जंगल को भी बचाकर रख रहे हैं। खनिज भी एक सीमित मात्रा में है, बचा करके रखते हैं ताकि भविष्य में वो क्या है, काम आए। आगे देखते हैं भंडार संसाधन क्या है। देखिए वह संसाधन जो पर्यावरण में मौजूद हो और मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, लेकिन तकनीक के अभाव में उसे भंडार कर के रखा गया हो, तो उसे क्या है, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण उसे भंडार करके क्या है, रखा गया है, तो उसे क्या कहते हैं, भंडारण संसाधन कहते हैं। जैसे जल, हाइड्रोजन, इससे क्या है, हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं, हम लोग इससे बिजली बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको क्या है, भंडार करके रखे हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन से भी हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं, पानी से भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग करते हैं, पानी से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उतनी बड़ी मात्रा में हम लोग बिजली उत्पादन नहीं कर रहे हैं। तो ये जल, हाइड्रोजन क्या है, एक भंडार संसाधन है। अब देखिए संचित कोश संसाधन, संचित कोश संसाधन जो है ना एक भंडारण संसाधन के ही क्या है, हिस्सा है। अब देखिए यह भंडार संसाधन के ही हिस्से और जिसके उपलब्ध में तकनीक के आधार पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक शुरू नहीं हुआ हो, तो उसे संचित कोश संसाधन कहते हैं। जैसे नदी जल, नदी जल पे क्या है, एक बिजली उत्पादन कर सकते हैं, बिजली उत्पादन, मछली पालन भी बड़ी मात्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तकनीक के अभाव में जो है ना, हम लोग अभी तक शुरू नहीं किए, मछली पालन हम लोग अभी तक शुरू नहीं किए। छोटी मात्रा में क्या है, हम लोग बिजली उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मछली उत्पादन हम लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। आगे देखिए संसाधन नियोजन, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, संसाधन नियोजन क्या